यूनियन एग्जीक्यूटिव की तरह स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए स्टेट एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था की गई है, जहां पे एक रियल और दूसरा नॉमिनल हेड होता है और उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू की गई है। आज इस वीडियो में हम इसी प्रोविज़न के अंडर में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 153 के अंतर्गत हर स्टेट के लिए एक गवर्नर की व्यवस्था की गई है, जहां पे वो स्टेट का नॉमिनल हेड होता है और उस स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव काम जो हैं वो उसके नाम से कारित किए जाते हैं। पार्लियामेंट के प्रोविजन के द्वारा ही किन्हीं दो स्टेट्स के लिए एक अकेले गवर्नर की भी व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन, इसके अपॉइंटमेंट, बाकी कंडीशन, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली नहीं होता। ये सेंटर गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनके नॉमिनीज़ होते हैं जिन्हें एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर गवर्नर के क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें केवल दो ही पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहली बात, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी बात, वो अपनी 35 साल की एज पूरी कर चुका हो। अपॉइंटमेंट के पश्चात गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के समक्ष अपने पद की गरिमा, संविधान के प्रति उसकी आस्था और स्टेट के यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने की शपथ लेता है। इसके बाद अगर सैलरी और अलाउंसेस की बात की जाए तो उन सबको सेट करने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। गवर्नर के पोस्ट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस आती हैं, उनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस आती हैं जो सेम एज प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। दूसरी बात, वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो। अगर वो पहले से सदस्य होता है तो उस दिन से उसकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। और तीसरी बात, उसको वो सारे अलाउंसेस, सैलरीज, वो सब मुहैया कराए जाएंगे जो कि पार्लियामेंट व्यवस्था करती है। और उसे जो ऑफिशियल रेजिडेंस है स्टेट की, उसमें रहने का अधिकार होगा, वो भी बिना किसी रेंट के। तो अब बात करते हैं गवर्नर के पावर के मामले में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट एग्जीक्यूटिव पावर है। एक स्टेट के अंदर में जितने एग्जीक्यूटिव वर्क्स होते हैं वो सारे गवर्नर के नाम से ही कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नर इन सारे हाई ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करता है। और एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने का एडवाइस दे सकता है। और अब बात करते हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर के मामले में। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है कि मनी बिल हो या फिर बजट हो, ये दोनों ही इसके गवर्नर के अप्रूवल के साथ ही इंट्रोड्यूस होते हैं। स्टेट की कंटिजेंसी फंड के ऊपर गवर्नर का ही आधिपत्य होता है और ग्रांट्स देने के मामले में उसकी अनुमति, उसकी रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर में सबसे पहली बात कि गवर्नर को स्टेट के दोनों हाउसेस के संबंध में समन और प्रोरोग जारी करने का राइट्स मिलता है। और उसके अलावा वो इसके फर्स्ट जो सेशन होगा, जो पहला अधिवेशन होगा, उसकी स्टार्टिंग गवर्नर के भाषण से होगी। और तीसरी बात, लेजिस्लेटिव लॉ के रेफरेंस में गवर्नर को यह राइट है कि वो किसी भी लॉ को प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए रोक सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को एक स्टेट के अंदर में क्षमादान की शक्ति स्टेट लॉ के रेफरेंस में मिली हुई है, अर्थात वो किसी भी व्यक्ति के सजा के संबंध में उस सजा को कम कर सकता है या उसको क्षमा दे सकता है या फिर उसको बदल सकता है। गवर्नर क्षमादान संबंधी इस शक्तियों में इन पावर्स का इस्तेमाल करता है। और गवर्नर की ये क्षमादान संबंधी शक्ति राष्ट्रपति से कम मानी जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो मार्शल कोर्ट और इसके अलावा डेथ सेंटेंस के मामले में भी क्षमा करने की शक्ति रखता है, जबकि गवर्नर को ऐसा कोई राइट नहीं मिला है। और सबसे लास्ट में गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है, जहाँ पे उसकी ऑर्डिनेंस जो हैं सेम एज लॉ, जो स्टेट लॉ होते हैं उस तरह से एक्सरसाइज किए जाते हैं, उतने मान्य होते हैं। गवर्नर ऑर्डिनेंस उस सेंस में पास करता है जब उस टाइम पे स्टेट के लेजिस्लेचर का अधिवेशन न चल रहा हो, सेशन न चल रहा हो, और उस टाइम पे लॉज पास करना जरूरी होता है। और अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर दोनों की एक साथ में, क्योंकि इनके स्टेटस से लेके सारे प्रोविजंस लगभग समान आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, इसलिए हम इनको एक साथ में लेके चलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर दोनों की अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू की जाती है, जहां पे गवर्नर मेजॉरिटी प्राप्त किसी भी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इन्वाइट करता है और इसके बाद चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, उसकी एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही प्रेसिडेंट के समक्ष अपने पद की गरिमा और संविधान में आस्था, उसके अलावा राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के साथ अपने गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
जिस प्रकार यूनियन एग्जीक्यूटिव के मामले में प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था की गई है, ठीक उसी प्रकार स्टेट के अंदर में गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है और इनके सारे एडवाइसेस प्रोविजंस के हिसाब से गवर्नर को मानने पड़ते हैं, वो बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, सिवाय उन मामलों में जिनमें गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी या स्वविवेकीय पावर यूज करता है। अगर चीफ मिनिस्टर की पावर्स की बात करें तो मेजरली हम इनके पावर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली वो पावर्स जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं और दूसरी वो पावर जो गवर्नर से रिलेटेड हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर चूंकि इनका हेड होता है तो इसकी सारी गतिविधियां जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये इसके डायरेक्शन पे, इसके निर्देश पे कंडक्ट कराई जाती हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से रिजाइन करने को बोल सकता है और वो गवर्नर को किसी चीफ मिनिस्टर को हटाने के मामले में एडवाइस भी दे सकता है। और तीसरा पॉइंट कि अगर चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को सौंप दिया तो इस मामले में वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही अपने आप से डिसॉल्व हो जाएगा। और अब बात करते हैं हम चीफ मिनिस्टर की गवर्नर से रिलेटेड मामले में। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को इन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मामलों में एडवाइस करता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर गवर्नर को विधानसभा डिसॉल्व करने के मामले में एडवाइस देता है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक कम्युनिकेशन मीडियम की तरह काम करता है। अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी गतिविधियां, उनकी एक्टिविटीज़, उनके डिसीजंस हैं उन्हें वो गवर्नर को बताना उसका परम कर्तव्य होता है। इसके अलावा अगर गवर्नर किसी भी मामले में चीफ मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड किसी भी मामले में कोई चीज़, कोई रिपोर्ट मांगता है तो ये भी उसको पहुंचाना चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य हो जाता है। कंक्लूसिव फॉर्म में ये कहते हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूनियन को पावरफुल बनाने के साथ साथ स्टेट को भी पावरफुल बनाया गया है। इस तरह से ये एक शक्तियों का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का काम करता है जो कि एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बाकी मैटर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।